हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 24 जून 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे पूरे विश्व में किस डेट को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे हर वर्ष 23 जून को 23 जून को मनाया जाता है। ये देख लीजिए, हर बार की तरह इस बार भी 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया गया। इस बार जो 2021 में ओलंपिक डे है उसका थीम क्या है? स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग, स्टे एक्टिव। बस इतना ही याद रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग, स्टे एक्टिव। ये है ओलंपिक डे का थीम। अच्छा, ये 23 जून को ओलंपिक डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जून 1894 को 1894 में 23 जून को ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी। इसीलिए 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894। हेडक्वार्टर है लोसाने, स्विट्जरलैंड में, और प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मव्या सुडान इंडियन एयरफोर्स की नई फाइटर पायलट बन गई हैं, फीमेल फाइटर पायलट बन गई हैं। आपको बताना है किस स्टेट या फिर यूटी से बिलोंग करती हैं। तो मव्या सुडान बिलोंग करती है जम्मू कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट हैं मव्या सुडान, याद रखिएगा। तो फ्लाइंग ऑफिसर मव्या सुडान जम्मू कश्मीर की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट हैं जिनको इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट के तौर पर अपॉइंट किया गया है। हालांकि ये इंडियन एयरफोर्स की 12वीं फीमेल फाइटर पायलट हैं। तो मव्या सुडान कहाँ से बिलोंग करती हैं? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट हैं इंडियन एयरफोर्स की। 24 वर्ष की हैं मव्या सुडान। जम्मू जो डिवीज़न है उसमें राजौरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। और याद रखिएगा, 1 वर्ष की इनकी ट्रेनिंग होगी, तब जाके ये फुल्ली ऑपरेशनल फाइटर पायलट बनेंगी। मव्या सुडान जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। जम्मू कश्मीर की फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट हैं इंडियन एयरफोर्स में। इंडियन एयरफोर्स में अब तक 12 फीमेल फाइटर पायलट हो चुके हैं। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। 3 लोग अपॉइंट हुए थे, भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह। ये 3 लोग फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट्स थीं। इंडियन एयरफोर्स की बात करें, 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। इस समय इंडियन एयरफोर्स के 26 एयरफोर्स चीफ कौन है? RKS भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। क्यों चर्चा में है यूनेस्को? क्योंकि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसने ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ का जो स्टेटस है उसको डाउनग्रेड कर दिया है। क्यों डाउनग्रेड कर दिया है? क्योंकि जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है ये काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, यानी समाप्ति की कगार पे है ग्रेट बैरियर रीफ। इसीलिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने इसका स्टेटस डाउनग्रेड कर दिया है। ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है, इतना याद रखिएगा। कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे पाया जाता है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, जो आप जानते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है। 1981 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। यूनेस्को इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है। यूनेस्को की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनांस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है कि वो सभी हाउसिंग फिनांस कंपनीज जिनका एसेट साइज एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर है वो सरफाइसी लॉ के तहत रिकवरी कर सकती हैं। तो आपको बताना है कितना एसेट साइज होना चाहिए तभी वो सरफाइसी लॉ के तहत रिकवरी कर सकती हैं अपनी ड्यूज की। तो फिनांस मिनिस्ट्री ने कहा है ऐसी हाउसिंग फिनांस कंपनीज जिनका एसेट साइज 100 करोड़ या फिर इससे ऊपर है वो सरफाइसी एक्ट के तहत अपनी ड्यूज का रिकवरी कर सकती हैं। पहले ये एसेट साइज 500 करोड़ था, फिनांस मिनिस्ट्री ने अब इसको 100 करोड़ कर दिया है। किसके लिए? हाउसिंग फिनांस कंपनीज के लिए। देखिए, इंडिया में वर्तमान में 100 हाउसिंग फिनांस कंपनीज हैं, जिसमें से टॉप 10 हाउसिंग फिनांस कंपनीज जो है उनका एसेट साइज लगभग 70 to 80% है टोटल इंडस्ट्री का। यानी कि जितना भी लोन दिया जाता है हाउसिंग फिनांस सेक्टर में, अकेले 10 हाउसिंग फिनांस कंपनी ने दे रखा है। तो फिनांस मिनिस्ट्री ने कहा है कि अगर आपका एसेट साइज 100 करोड़ है या इससे ऊपर है तो आप अपनी रिकवरी कर सकते हैं सरफाइसी एक्ट के तहत। सरफाइसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002, फुल फॉर्म याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं।
सरफासी एक्ट के तहत कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपनी जो लोन दिया होता है उसकी रिकवरी कर सकता है, और इसकी रिकवरी के लिए वो रेजिडेंशियल या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को बेच सकता है, लेकिन कोलेटरल के रूप में रखना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बेच देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, इनको निम्हांस का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। आपको बताना है डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति को कितने समय के लिए निम्हांस में डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। तो डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति इनको 5 वर्ष के लिए 5 ईयर्स के लिए निम्हांस में डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ये है डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, इनको निम्हांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस निम्हांस का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है 5 ईयर्स के लिए। बस इतना याद रखिए, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति निम्हांस की डायरेक्टर बनी है 5 ईयर्स के लिए। देखिए डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती हैं, क्योंकि वर्ल्ड नो टोबैको डे 2021 वाले दिन WHO द्वारा रीजनल डायरेक्टर स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड भी मिला था डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति को। तो याद रखिएगा निम्हांस की डायरेक्टर बनी है डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। निम्हांस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत कार्य करता है, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इंडियन बैंक द्वारा एक कार्डलेस EMI फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की गई है ताकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर परचेजिंग के टाइम कार्डलेस EMI फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। तो ICICI बैंक ने एक कार्डलेस EMI फैसिलिटी प्रोवाइड की है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर परचेजिंग के लिए। ये देख लीजिए, कार्डलेस EMI फैसिलिटी किसने लॉन्च की है? ICICI बैंक लॉन्च की है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए। इसलिए जो ICICI बैंक उसने पार्टनरशिप की है फ्लेक्स मनी और शॉप से। याद रखिएगा एग्जाम में आपसे पूछेंगे किस इंडियन बैंक ने फ्लेक्स मनी और शॉप से के साथ पार्टनरशिप की है ताकि कार्डलेस EMI फैसिलिटी लॉन्च कर सके। तो याद रखिएगा ICICI बैंक। ICICI बैंक की बात करें 1994 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। जब स्थापना हुई थी तब वडोदरा में था। CEO हैं संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट इंडिया के किस स्टेट में प्लांट किया गया है? तो वर्ल्ड का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट असम में लगाया गया है, असम के गुवाहाटी में। अभी तक कोई भी वर्ल्ड में ऐसा रबर प्लांट नहीं था जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हो। तो वर्ल्ड का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट कहाँ लगाया गया है? असम गुवाहाटी में लगाया गया है। हालांकि ये जो GM रबर प्लांट है यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट, इसको डेवलप किसने किया है? तो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि केरल में है उसने इसको डेवलप किया है, याद रखिएगा। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट है इसमें मंसोद जीन का यूज़ किया गया है। असम में ये जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट लगा है, तो असम की बात कर लेते हैं। असम में रिसेंटली सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है, MOU साइन किया है स्वामित्व स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। असम यहाँ आप मैप में देख सकते हैं। चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और याद रखिएगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड माजुली द्वीप असम में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपेक रीजन में 5 जो टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं उसमें इंडिया की किस शहर ने अपनी जगह बनाई है? तो एपेक एशिया पैसिफिक रीजन में टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर्स के रूप में इंडिया के बेंगलुरु ने जगह बनाई है। इंडिया की सिलिकॉन वैली कहते हैं बेंगलुरु को। वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? कैलिफोर्निया को। ये देख लीजिए, रिसेंटली कोलियर्स करके एक मैगजीन है, उसने ग्रोथ इंजन ऑफ इनोवेशन एक रिपोर्ट पब्लिश की है। ग्रोथ इंजन ऑफ इनोवेशन एशिया पैसिफिक के लिए रिपोर्ट जारी की है, जिसमें टॉप 10 सिटीज की लिस्ट जारी की है। उसमें बेंगलुरु जो है टॉप 5 में शामिल है, हालांकि हैदराबाद की रैंक है 10। याद रखिएगा कोलियर्स ने एक रिपोर्ट जारी की है ग्रोथ इंजन ऑफ इनोवेशन एशिया पैसिफिक के लिए रिपोर्ट जारी की है कोलियर्स ने, और बेंगलुरु ने टॉप 5 में जगह बनाई है। टॉप किसने किया है ये ग्रोथ इंजन ऑफ द इनोवेशन को? बीजिंग ने टॉप किया, संघाई जो है सेकंड पे है, बेंगलुरु थर्ड पे है। ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड प्लेस है बेंगलुरु का। बेंगलुरु एक और रैंकिंग में टॉप पे है, लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में कोऑपरेशन के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो इंडिया ने फिजी के साथ, किसके साथ? फिजी के साथ एक MOU साइन किया है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में कोऑपरेशन के लिए। ये देख लीजिए, इंडिया और फिजी ने आपस में एक MOU साइन किया है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में कोऑपरेशन के लिए। ये है मैप में फिजी, इसने ही MOU साइन किया है। MOU के तहत एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा जो कि हर 2 वर्ष में मीटिंग करेगा आपस में। ये जो MOU साइन हुआ है इंडिया और फिजी के बीच में, इसकी वैलिडिटी होगी 5 ईयर्स, याद रखिएगा।
तो एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर में कोऑपरेशन के लिए इंडिया और फिजी ने आपस में MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिजी की बात करें, कैपिटल है सुआ, करेंसी क्या है फिजियन डॉलर, प्रेसिडेंट कौन है जियोजी कोनरोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इसको कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने सेटअप किया था। आपको बताना किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। चर्चा में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि जितने भी हाई स्पीड रेल स्टेशन है कंट्री में उनकी ग्रीन रेटिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके या फिर ग्रीन रेटिंग की जा सके। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों ने आपस में एक MOU साइन किया है या फिर एग्रीमेंट किया है ताकि स्टेशंस की रेटिंग की जा सके। तो वर्ल्ड का पहला ग्रीन रेटिंग सिस्टम होगा जो कि स्टेशंस को भी रेटिंग प्रोवाइड करेगा, यानी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैसी है वो प्रोवाइड करेगा। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन आपस में एग्रीमेंट किया है, याद रखिएगा। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल 2001 में स्थापना की थी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है UN पब्लिक सर्विस डे, ये किस डेट को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन UN पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है, यानी 23 जून। इंटरनेशनल ओलंपिक डे की तरह ही UN पब्लिक सर्विस डे भी आपका 23 जून को मनाया जाता है, बस थीम याद रखिएगा इसका अलग है। UN पब्लिक सर्विस डे, इसका थीम क्या है, इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, बस इतना याद रखिए, इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, इतना ही याद रखिए, बस बाकी काम नहीं आएगा। तो UN पब्लिक सर्विस डे 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जान है तो जहान है अवेयरनेस कैंपेन है, आपको पूछना है किसने लॉन्च किया है। तो जान है तो जहान है मुख्तार अब्बास नकवी जी ने लॉन्च किया है, जो कि हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी। ये देख लीजिए, मुख्तार अब्बास नकवी जी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है जान है तो जहान है, ताकि आप कोरोना वैक्सीनेशन करवा सकें रूरल और रिमोट एरियाज में। जान है तो जहान मतलब अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो बच जाएंगे, और जान है तो भैया जहान है, ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हब्बा खातून, हब्बा खातून एक बुक है, किसने लिखी है। तो हब्बा खातून ये बुक आपकी लिखी है काजल सूरी ने, मेरे ख्याल से काजल सूरी ने ही लिखी है, पढ़ लेते हैं। ये देख लीजिए हब्बा खातून, ये बुक लिखी गई है काजल सूरी द्वारा। किसने लिखी है, काजल सूरी ने बुक लिखी है हब्बा खातून। बुक को रिलीज किया है अरविंद गौर ने, तो इतना अंतर है अरविंद गौर और काजल सूरी में। हब्बा खातून बुक को पब्लिश कौन करेगा, संजना प्रकाशन। देखिए हब्बा खातून कौन थी, तो कश्मीर के जो लास्ट शासक थे यूसुफ शाह चक, उनकी वाइफ थी हब्बा खातून। बुक किसने लिखी है, काजल सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा के बीच में ही लेजर के द्वारा ड्रोन को मार गिराने वाली टेक्नोलॉजी, लेजर के द्वारा ड्रोन को मार गिराने वाली टेक्नोलॉजी किस कंट्री द्वारा डेवलप की गई है। तो इजराइल वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया है जो कि हवा के बीच में लेजर से ही आपके विमान को मार गिराएगा। ये देख लीजिए इजराइल सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है इन्होंने एयरबोर्न हाई पावर लेजर को, जो कि हवा के बीच में ही आपके ड्रोन या फिर यान को गिरा सकता है। हमारे यहाँ भी इंडिया में कह रहे थे काली कोई प्रोजेक्ट है, देखते हैं कब आता है वो, लेकिन इजराइल ने जो है इसको डेवलप किया है और लेजर से ही आपके विमान को मिड एयर यानी हवा के बीच में ही मार के गिरा सकता है। याद रखिएगा इजराइल ऐसा करने वाली वर्ल्ड की पहली कंट्री है। इजराइल का आयरन डोम बहुत फेमस है, उसी लिए ये लेजर टेक्नोलॉजी यूज करेगा। मैप में देख लीजिए ये है इजराइल, कैपिटल पता है आपको जेरूसलम, करेंसी क्या है न्यू शेकेल। प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, नेफ्तली बेनेट। नेफ्तली बेनेट इजराइल के 13वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं। किसको रिप्लेस किया इन्होंने, बेंजामिन नेतन्याहू को, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे वहां के इजराइल के। इजराइल की पार्लियामेंट क्या है, नेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन निकोल पाशियान किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो निकोल पाशियान अर्मेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये है निकोल पाशियान और ये है मैप में अर्मेनिया। याद रखिएगा निकोल पाशियान अर्मेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अर्मेनिया की बात करें तो येरेवन यहाँ की कैपिटल है, करेंसी है अर्मेनियन ड्रैम। याद रखिएगा निकोल पाशियान अर्मेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और एग्जाम में आपसे इनकी पार्टी पूछ सकते हैं, तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी। निकोल पाशियान नाम याद रखिएगा अर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में इंडिया की हॉकी टीम के लिए 16 मेंबर सेलेक्ट किए गए हैं। इन 16 मेंबर के कैप्टन कौन बनेंगे। तो इंडियन हॉकी टीम के ओलंपिक में कैप्टन कौन बनेंगे, मनप्रीत सिंह। कौन बनेगा, मनप्रीत सिंह। ये हैं मनप्रीत सिंह, पंजाब से बिलोंग करते हैं, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन बनेंगे ओलंपिक्स में। ये मनप्रीत का तीसरा ओलंपिक होगा, ठीक है। तो मनप्रीत सिंह
इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन बनेंगे टोक्यो ओलंपिक में। ये इतनी सारी ट्रॉफीज इन्होंने जीती थी। 2015 में इन्होंने डेब्यू किया था और ये मनप्रीत सिंह का तीसरा ओलंपिक होगा। इंडियन हॉकी फेडरेशन की बात करें 2009 में स्थापना हुई थी। प्रेसिडेंट याद रखिएगा नरेंद्र ध्रुव बत्रा। लास्ट क्वेश्चन है ओंस जैबुअर ये फर्स्ट अरब वुमेन है जिन्होंने WTA टाइटल जीता है। आपको बताना ओंस जैबुअर किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो ओंस जैबुअर ये ट्यूनीशिया से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? ट्यूनीशिया से। ये हैं ओंस जैबुअर WTA टाइटल जीतने वाली फर्स्ट अरब वुमेन है। नाम याद रखिएगा ओंस जैबुअर। रशिया की डैरिया कैसेटकीना को हरा दिया है बर्मिंघम जो फाइनल हो रहा था उसमें। तो नाम याद रखिएगा ओंस जैबुअर। कहाँ से बिलोंग करती है? ट्यूनीशिया से। WTA टाइटल जीतने वाली फर्स्ट अरब वुमेन है। WTA मतलब वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। 1973 में स्थापना हुई थी। फ्लोरिडा में इसका हेडक्वार्टर है। CEO कौन है? स्टीव साइमन। तो नाम याद रखिएगा ओंस जैबुअर ट्यूनीशिया की हैं, फर्स्ट अरब वुमेन है जिन्होंने WTA टाइटल जीता है। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इजीली आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्द ही मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।